हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा मैं आपको कोशिकांगों के बारे में पढ़ा रहा था, देख सकते हैं सभी लोग बोर्ड पर, मैं आपको कोशिकांग के बारे में पढ़ा रहा था और सभी कोशिकांग को हम एक क्रम से लेकर चल रहे थे। और उसी क्रम में बच्चे अब जो हमारा अगला कोशिकांग है वो है तारक काय। यहाँ सभी बच्चे केयर करेंगे। अब हमारा अगला क्या है? तारक काय। स्पष्ट है बच्चे? देखिए, तारक काय को हम इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रोसोम। पूरी बात क्लियर है ना? अब जो ये तारक काय है, सेंट्रोसोम है, पहले जानना है इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज बॉवेरी ने 1888 में की थी। क्लियर है बच्चे? यहां देखते चलिए, इसकी खोज बॉवेरी ने 1888 में की थी। क्लियर है बच्चे? तो याद रखना है कि तारक काय जो है हमारा अगला कोशिकांग है। और हमने देखा कि तारक काय की सेंट्रोसोम की खोज जो है बॉवेरी ने की थी। कब की थी? 1888 में। अच्छा बच्चे, एक बात याद रखना है कि तारक काय जो है सेंट्रोसोम है, ये केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है, ये पादप कोशिका में नहीं पाई जाती। क्लियर है बच्चे? यह जंतु कोशिका में केवल पाई जाती है, जंतु कोशिका में केवल पाई जाती है, यह जंतु कोशिका में केवल पाई जाती है। तो यहां आपको ये याद रखना है कि जो सेंट्रोसोम है, जो तारक काय है, इसके बारे में ये है बच्चे कि ये केवल किस में पाई जाती है? जंतु कोशिका में पाई जाती है, यानी ये वनस्पति कोशिका, पादप कोशिका में नहीं पाई जाती। अच्छा, ये होता कहाँ है? तो बच्चे याद रखिएगा कि कोशिका में जो केंद्रक है, स्पष्ट है? कोशिका में जो केंद्रक है उसी केंद्रक के पास, बच्चे क्लियर है? कोशिका में जो केंद्रक होता है उस केंद्रक के पास एक छोटा सा चमकदार क्षेत्र होता है। याद रखेंगे बच्चे कि केंद्रक के पास एक छोटा सा चमकदार क्षेत्र होता है। इस बात को याद रखना है कि केंद्रक के पास एक छोटा सा क्या होता है बच्चे? चमकदार क्षेत्र होता है। ठीक है? तो हमने देखा कि जो तारक काय है, ये केंद्रक के पास एक छोटा सा क्या होता है बच्चे? चमकदार क्षेत्र होता है, जिनमें एक या दो सूक्ष्म रचनाएं होती हैं। ठीक है? पहले याद रखना है कि तारक काय कहाँ है बच्चे? तो हमने देखा कि तारक काय जो है केंद्रक के पास एक छोटा सा चमकदार क्षेत्र होता है। क्लियर है बच्चे? एक छोटा सा क्या होता है? चमकदार क्षेत्र होता है। और इस क्षेत्र में यह देखा गया है एक या दो सूक्ष्म रचनाएं होती हैं। क्लियर है? इस क्षेत्र में एक या दो, इस क्षेत्र में बच्चे एक या दो सूक्ष्म रचनाएं होती हैं। एक या दो क्या होती हैं बच्चे? सूक्ष्म रचनाएं होती हैं। तो याद रखना है कि केंद्रक के पास एक छोटा सा चमकदार क्षेत्र है तारक काय। इस क्षेत्र में देखा गया है कि एक या दो बच्चे सूक्ष्म रचनाएं होती है, जिन्हें हम सेंट्रियोल कहते हैं। क्लियर है? तो सूक्ष्म रचनाएं होती हैं जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। भूलेंगे नहीं बच्चे, सब बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं। क्लियर है? तो हमने ये देखा कि केंद्रक के पास एक छोटा सा चमकदार क्षेत्र है बच्चे, और इस छोटे से चमकदार क्षेत्र में यह देखा जा रहा है कि एक या दो सूक्ष्म रचनाएं होती है, और इन रचनाओं को ही हम क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं। यानी सेंट्रोसोम में ही क्या मिल रहा है बच्चा? सेंट्रियोल मिल रहा है। यहां तक समझ में आ गया आपको? अच्छा, अब देखिए, ये जो सेंट्रियोल है तारक काय में होगी सेंट्रोसोम में। अब यहां आपको ये याद रखना है बच्चे कि ये जो सेंट्रोसोम है तारक काय है, ये जंतु कोशिका के विभाजन में मदद करता है। ठीक है? तो इस बात को याद रखना है बच्चे कि ये जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम जंतु कोशिका के विभाजन में मदद करता है, जंतु कोशिका के विभाजन में मदद करता है। तो ये तारक काय की खूबी क्या होगी बच्चे? सेंट्रोसोम की खूबी क्या है कि जब जंतु कोशिका का विभाजन होता है तो ये क्या करता है कि सेंट्रोसोम जो है वो जंतु कोशिका के विभाजन में क्या करता है? मदद करता है, ताकि अच्छे से विभाजन हो सके। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि यह जो है कोशिका में सीलिया
और फ्लैजिला के बनने में भी सहायक होता है। यानी जो सेंट्रोसोम है बच्चे, यह कोशिका में सीलिया एवं फ्लैजिला, ये सब रचनाएं हैं बच्चे, क्लियर है। सीलिया एवं फ्लैजिला के बनने में सहायता करता है। इसकी खूबी ये है कि ये भी क्या करता है, सीलिया और फ्लैजिला के बनने में क्या करते हैं बच्चे, ये सहायता करते हैं। यही तारककाय का खूबी है सेंट्रोसोम का। और एक बात याद रखना है कि जो सेंट्रोसोम है यह कोशिका का प्रमुख प्रचलन अंगक है। स्पष्ट है, इस बात को भी याद रखना है बच्चे कि यह जो है कोशिका का प्रचलन अंगक है। यह कोशिका का क्या है बच्चे, प्रचलन अंगक है। ठीक है, तो इस बात को सभी लोग याद रखेंगे। तारककाय की खूबी मैंने आपको सारी बता दी कि जंतु कोशिका के विभाजन में मदद करता है, सीलिया और फ्लैजिला के बनने में भी ये सहायता करता है, और यह कोशिका का क्या है बच्चे, प्रचलन अंगक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा प्रचलन अंगक है कोशिका का, तो हम क्या कहेंगे बच्चे कि जो सेंट्रोसोम है तारककाय है, यही उस कोशिका का क्या है, प्रचलन अंगक है। देखिए ये प्रचलन अंगक भी जो है बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। तो आप इसको याद रखेंगे कि ये उसका महत्वपूर्ण प्रचलन अंगक भी है। क्लियर है। चलिए बच्चे, यहां पर जाकर के हमने पूरे कोशिकांग को सीख लिया। देखिए जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपसे क्या कहा था कि कोशिका को 3 भागों में बांटा गया है, यही कहा था मैंने बच्चे आपको। तो जब कोशिका को 3 भागों में बांटा गया है तो पहले को मैंने कहा था कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन आपको कहा था बच्चे। कोशिका झिल्ली के बाद जब हम फिर आगे बढ़े तो फिर हमने किसको कवर किया था, ये कोशिकांग की सारी चीजों को कवर किया था। तो बच्चे जैसे मैं आपको लेते चल रहा हूं, आपको उसी तरह सीधे चलते रहना है। तो याद रखना है कि पहले मैंने नंबर 1 पे क्या लिखवाया था आपको, कोशिका झिल्ली लिखवाया था। नंबर 2 पर मैंने कोशिका द्रव्य कहा था। ठीक है, आप रिवीजन कीजिएगा। नंबर 1 पर कोशिका झिल्ली, नंबर 2 पर मैंने कोशिका द्रव्य कहा, और नंबर 3 पर मैंने अंगक कहा था। तो अभी हमने कोशिका झिल्ली भी कंप्लीट किया और कोशिका द्रव्य को कंप्लीट किया। अब जो है हमारा तीसरा, वो क्या है बच्चे, हमारा तीसरा है अंगक। ठीक है, चलिए यहां सभी बच्चे ध्यान देंगे। अब हम नंबर 3 पर आ गए और हमारा नंबर 3 क्या है बच्चे, सॉरी, केंद्रक। ठीक है, अब क्या हो गया, केंद्रक। तो याद रखेंगे केंद्रक को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि कोशिका को 3 भागों में मैंने बांटा था। कोशिका झिल्ली कहा था, कोशिका द्रव्य कहा था, और फिर तीसरे को क्या कहा था बच्चे, केंद्रक। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। अब बच्चे जब हम केंद्रक को पढ़ना शुरू करेंगे तो पहले एक बात जान लीजिए कि केंद्रक दरअसल इसकी खोज पहले किसने की थी। याद रखिए, हमें सबसे पहले उस खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम जानना है। तो याद रखेंगे कि इसकी खोज 1831 में, इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी बच्चे, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन नाम का व्यक्ति था बच्चे जिसने क्या किया था कि केंद्रक की खोज की थी 1831 में। यहां तक आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। ओके नाउ अब यहीं से हम आगे बढ़ते और एक एक चीज को समझते हैं। याद रखिएगा बच्चे, जो केंद्रक है ये कोशिका द्रव्य के बीच में एक बड़ी गोल और गाढ़ी संरचना है। क्लियर है, यह कोशिका द्रव्य के बीच में, समझते चलिए बच्चे और नोट्स बनाते चलेंगे। यह कोशिका द्रव्य के बीच में बड़ी गोल, देख रहे हैं बच्चे, याद रखना है, यह कोशिका द्रव्य के बीच में एक बड़ी और फिर क्या बच्चे, गोल। स्पष्ट है, तो बीच में एक बड़ी गोल और गाढ़ी संरचना है। क्लियर है बच्चे, बड़ी गोल एवं गाढ़ी संरचना है। गाढ़ी मतलब बच्चे कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, गाढ़ी संरचना है। इसका मतलब है कि केंद्रक भी कोशिका द्रव्य में ही है, लेकिन बीच में एक अलग सी ये संरचना ही है जो बड़ी है, गोल है और क्या है बच्चे, गाढ़ी संरचना है। स्पष्ट है। अच्छा फिर देखिए, इसके चारों तरफ एक दोहरे परत की झिल्ली होती है। इसके चारों तरफ एक दोहरे परत की झिल्ली होती है। इसके
चारों तरफ एक दोहरे परत की झिल्ली होती है। क्लियर है? इसके चारों तरफ क्या है बच्चे? एक दोहरे परत की झिल्ली होती है, जिसे केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? जिसे केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला कहते हैं। क्लियर हो चुका है? याद रखिएगा बच्चे, कला को भी हम, झिल्ली को कला भी कहते हैं। तो याद रखना है कि इसके चारों तरफ जो है एक दोहरे परत की क्या होती है? एक दोहरे परत की झिल्ली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक कला। इंग्लिश में बच्चे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। क्लियर है? इंग्लिश में आप क्या कहेंगे? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। तो ये आपने देखा कि एक केंद्रक कला वो झिल्ली होती है। अच्छा, फिर याद रखना है कि इस बच्चे जो झिल्ली है, इसमें क्या होते हैं? केंद्रक कला में अनेक छिद्र होते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा कि इसमें, यानी केंद्रक कला में, इसमें क्या होते हैं बच्चे? अनेक छिद्र भी होते हैं। अनेक छिद्र होते हैं। तो पहले आपने देखा कि केंद्रक एक दोहरे परत की झिल्ली से है, उस झिल्ली को केंद्रक कला कहते हैं। और उस केंद्रक कला में, झिल्ली में क्या है बच्चे? अनेक क्या है? छिद्र है। अब जरा सोचिए, अगर अनेक छिद्र होंगे तो केंद्रक के अंदर का द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आना जाना नहीं हो जाएगा। तो बच्चे इसमें याद रखना है कि ये जो अनेक छिद्र होते हैं, इस छिद्र से देखिए क्या होता है बच्चे? इस छिद्र से केंद्रक द्रव्य, यानी जो केंद्रक में द्रव्य है, ठीक है, केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के मध्य, केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान होता है। के मध्य पदार्थों का क्या होता है बच्चे? आदान प्रदान होता है। अब सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए छिद्र होगा, तो जो केंद्रक के अंदर का द्रव्य है वो कोशिका द्रव्य केंद्रक के जो अंदर का द्रव्य है, जो केंद्रक द्रव्य है बच्चे, उसके पदार्थ तो कोशिका द्रव्य में भी जा सकते हैं, और जो कोशिका द्रव्य के पदार्थ है वो केंद्रक द्रव्य में भी तो आ सकते हैं। तो याद रखिएगा कि इस छिद्र से क्या हुआ? केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के मध्य पदार्थों का क्या होता रहता है बच्चे? आदान प्रदान होता है। देखिए, ये आदान प्रदान होना बहुत जरूरी है, तभी आपको आगे की चीज जो मैं बोलूंगा उसको आप अपने आप समझते चले जाएंगे। ठीक है? अच्छा बच्चे, फिर एक बात याद रखिएगा कि पदार्थों का आदान प्रदान होता है, और कहा जाता है कि प्रत्येक जीवित कोशिका में प्रायः एक केंद्रक पाया जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा बच्चे कि प्रत्येक जीवित कोशिका, मतलब जितनी भी जीवित कोशिकाएं हैं, क्लियर है, प्रत्येक जीवित कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है। प्रत्येक जीवित कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है। क्लियर है? तो हमने ये भी सीख लिया कि जितनी भी जीवित कोशिकाएं हैं, तो प्रत्येक जीवित कोशिका में क्या मिल रहा है? एक केंद्रक मिलता है बच्चे। और केंद्रक के अंदर अगर आप देखिएगा तो एक गाढ़ा जो है अर्ध तरल द्रव्य होता है। क्या होता है बच्चे? आधा मतलब गाढ़ा अर्ध तरल द्रव्य होता है। स्पष्ट है? याद रखेंगे कि पहले हमने देख लिया कि जीवित कोशिका में क्या होता है बच्चे? एक केंद्रक होता है। अच्छा, फिर याद रखना है कि ये जो केंद्रक के अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है, केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल द्रव्य। क्लियर है बच्चे? केंद्रक के अंदर आपने क्या देखा? गाढ़ा अर्ध तरल जो द्रव्य है, उस द्रव्य को भरा होता है बच्चों, उससे भी हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य। तो केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल द्रव्य केंद्रक द्रव्य होता है। क्या होता है बच्चे? केंद्रक द्रव्य। अब देखिए, केंद्रक द्रव्य को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे ताकि इंग्लिश वाले बच्चे को दिक्कत ना हो? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहेंगे बच्चे हम उसे? न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? भरा होता है। क्लियर है? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि केंद्रक के अगर अंदर कहेंगे गाढ़ा अर्ध तरल द्रव्य है, जिससे हम केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। स्पष्ट है? चलिए, अब हमने केंद्रक द्रव्य को भी सीखा। अच्छा, अब देखो केंद्रक द्रव्य में क्या होता है?
केंद्रक द्रव्य में बच्चे महीन धागों के जाल जैसी रचना होती है। देखिए यहां से अब केंद्रक द्रव्य को सीखना है, क्लियर है। तो अब देखो बच्चे, केंद्रक द्रव्य में महीन धागों जैसी, केंद्रक द्रव्य में महीन धागों जैसी रचनाएं होती हैं। क्या होती हैं बच्ची? रचनाएं होती हैं। पूरी बात समझ में आ गई। तो हमने पहले क्या देखा? हमने देखा कि केंद्रक के अंदर एक गाढ़ा अर्ध तरल द्रव्य है जिसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। फिर हम देख रहे हैं कि केंद्रक द्रव्य में ही क्या है बच्चे? महीन धागों जैसी रचनाएं होती हैं। यानी केंद्रक द्रव्य के भीतर महीन धागों जैसी क्या होती है बच्चे? रचनाएं होती हैं। इन रचनाओं को हम क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। ठीक है बच्चे। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि महीन धागों के जाल जैसी, अगर मैं इसको ऐसे कहूं बच्चे, तो महीन धागों के जाल जैसी रचनाएं होती हैं जिसे क्रोमेटिन जालिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? क्रोमेटिन जालिका कहते हैं, जिसे क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। तो देखो इसको फिर से सीखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि केंद्रक के अंदर देखा गया एक गाढ़ा अर्ध तरल द्रव्य है जिसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव्य के अंदर महीन धागों के जाल जैसी, बच्चे ठीक है, महीन धागों के जाल के जैसी रचनाएं होती है जिसे हम क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? क्रोमेटिन जालिका। स्पष्ट है? अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा कि ये जो जालिकाएं होती हैं, ये अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये बनी किससे होती हैं, तो हमें याद रखना है कि ये डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो सभी लोग इस बात को याद रखिएगा कि ये जो क्रोमेटिन की जो जालिका है, ये जो क्रोमेटिन जालिका है बच्चे, ये डीएनए और किससे बनी होती हैं? प्रोटीन से बनी होती हैं। तो इसे भी आपको याद रखना है कि ये डीएनए, ठीक है बच्चे, डाइराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डाइराइबोस न्यूक्लिक एसिड डीएनए एवं प्रोटीन से बनी होती हैं। डीएनए एवं प्रोटीन से बनी होती हैं। पूरी बात समझ में आ गई? डीएनए एवं प्रोटीन से बनी होती है। तो आपने देखा कि जाल जैसी रचनाएं हैं जिसे हमने क्रोमेटिन जालिका कहा, और ये जो क्रोमेटिन जालिका है बच्चे, ये डीएनए से बनी है, डाइराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए के साथ साथ ये किससे बनी है बच्चे? प्रोटीन से भी बनी है। अब देखो डीएनए का क्या काम है? याद रखना है कि डीएनए क्या करता है? आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाते हैं। क्लियर है बच्चे? यहां याद रखिएगा कि डीएनए क्या करते हैं? आनुवांशिक लक्षणों को, आनुवांशिक लक्षण, बच्चे आनुवांशिक लक्षण का मतलब है जो उस खानदान में हो, पिता से पुत्र, पुत्र से पुत्र, ऐसे चल रहा हो। ठीक है, आप इसको बच्चे हेरिडिटरी कैरेक्टर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चे? हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। तो याद रखिएगा कि डीएनए आनुवांशिक लक्षण, हेरिडिटरी कैरेक्टर को, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? तो हमने देखा कि क्रोमेटिन जालिका जो है ये डीएनए से बनी है, और किससे बनी है? प्रोटीन से बनी है। डीएनए क्या करते हैं? आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर के जाते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब एक बात बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको भी एक और बात बता रहा हूं, समझिएगा कि कोशिका विभाजन के समय ये जो क्रोमेटिन जालिका है, इसके धागे अलग होकर कई छोटी छोटी और मोटी छड़ जैसी रचना में बदल जाते हैं। थोड़ा इस बात को सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। पहले मैं ये मिटा दूं, ये सब लोग लिख चुके हैं। पहले आप लोग इसे अच्छे से लिखिए, फिर हम आगे बढ़ाते हैं और देखिए कैसे हम एक एक लाइन को जोड़ते हुए चलेंगे ताकि आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो। तो पहले याद रखिएगा बच्चे, अब मैं क्रोमेटिन जालिका की बात कर रहा था जो डीएनए और किससे बना है? प्रोटीन से, और ये डीएनए आनुवांशिक लक्षण को ही लेके जाता है आगे। स्पष्ट है? ओके, चलिए पहले मैं इसको मिटाऊं फिर आगे बढ़ाती हूं बात को। देखिए बच्चे, मैं साइड हो जाता हूं ताकि आप अच्छे से बोर्ड को देख सकें, लेक्चर को लिख सकें।
और मैंने कहा है आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। और कोई भी शब्द अगर आपको डिस्टर्ब करे, आपके लिए नया हो, तो घबराने का नहीं, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी वो चीजें अपने आप खुलती चली जाएंगी बच्चे, इसे थोड़ा भी परेशान आपको नहीं होना है। स्पष्ट है? चलिए अब यहां सभी लोग ध्यान दीजिए कि अब क्या होता है बच्चे कि जब कोशिका विभाजन का वक्त होता है, स्पष्ट है? यहां देखिए, कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय, क्लियर है बच्चे? किसके समय? जब कोशिका विभाजन का वक्त होता है, तो कोशिका विभाजन के समय ये जो क्रोमेटिन जालिका के धागे हैं, ठीक है, ये देखिए, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका के धागे अलग होकर, देख रहे हैं बच्चे, अलग होकर फिर टूटकर, देख रहे हैं, क्रोमेटिन जालिका के धागे अलग होकर फिर बच्चे क्या, टूटकर कई छोटी और मोटी छड़ जैसी रचना में बदल जाते हैं। टूटकर कई छोटी एवं मोटी छड़ जैसी रचना में बदल जाते हैं। स्पष्ट है? तो इस बात को भी याद रखिएगा कि जब कोशिका विभाजन का वक्त होगा तो ये जो क्रोमेटिन जालिका है इसके धागे अलग होंगे फिर टूटेंगे, टूटकर बच्चे ये छोटी और मोटी छड़ जैसी रचना में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। स्पष्ट हो गया? अच्छा, तो हमने देखा कि ये मोटी छड़ जैसी रचना में बदल जाते हैं, इन्हीं रचना को हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो याद रखना है कि इस रचना को क्या कहते हैं बच्चे, हम गुणसूत्र कहते हैं। इस रचना को गुणसूत्र को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। क्लियर हो चुका? तो इस रचना को ही हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि छड़ जैसी रचना में बदलती है, और जब इसी रचना का ही हम क्या नाम देते हैं, गुणसूत्र या क्रोमोसोम। यानी बच्चे गुणसूत्र इस क्रोमेटिन जालिका से टूट के बन रही है, देख रहे हैं? ठीक है, चलिए, तो हमने देखा बच्चे कि यही क्या है आपको क्या बोलते हैं, हाँ, गुणसूत्र। ठीक है, चलिए, गुणसूत्र में बदल जाते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा बच्चे कि डीएनए में कोशिका के निर्माण और संगठन की सूचना होती है। डीएनए की और खूबी क्या है बच्चे कि डीएनए में कोशिका के निर्माण एवं, इस बात को याद रखिएगा कि डीएनए में क्या होता है कि कोशिका के निर्माण, डीएनए में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सूचना होती है, गठन की सूचना होती है। पूरी बात समझ में आ गई? तो ये डीएनए की खूबी है कि उसके अंदर कोशिका के निर्माण और संगठन की सूचना भी होती है। और इसी डीएनए में बच्चे हमने देखा कि डीएनए में कोशिका के निर्माण और संगठन की सूचना होती है। ठीक है, तो आप जरा केयर कीजिएगा कि जो क्रोमेटिन जालिका है वो तो खुद डीएनए और उससे बनी हुई है बच्चे, प्रोटीन से बनी हुई है, और इसी डीएनए में कोशिका के निर्माण और संगठन की क्या होती है, सूचना होती है। और एक चीज और याद रखना है कि डीएनए का जो क्रियात्मक खंड है, ठीक है, यहां सभी बच्चे याद रखिएगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता रहा हूं कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को, यानी जो कार्य करता है, क्लियर है, तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? जीन कहते हैं। चलिए, अब हमें जीन भी समझ में आ गया। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि जीन क्या होता है, तो हम सीधे कहेंगे डीएनए का क्रियात्मक खंड, यानी जो खंड डीएनए का कार्य करता है बच्चे, उसी को क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब एक बात और यहां पर आपको दो इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट लिखवा दूं, आप इसे नहीं भूलिएगा कि डीएनए को हम आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। देखिए, यहां पे कुछ समझा रहा हूं, उसको समझिएगा बच्चे, ताकि आपको कभी कंफ्यूजन नहीं हो। डीएनए को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक पदार्थ। और बच्चे उसी तरह जीन को हम
आनुवांशिक इकाई कहते हैं। इसलिए कभी कंफ्यूज नहीं होंगे अगर इस तरीके का कोई सवाल आपसे पूछा जाए। समझ में आया? तो याद रखना है कि जो डीएनए है उसे विज्ञान आनुवांशिक पदार्थ कहता है, लेकिन जो जीन है हम उसे क्या कहते हैं? आनुवांशिक इकाई कहते हैं, हेरिडिटरी यूनिट कहते हैं। क्लियर है? चलिए, अब हमने ये भी समझ लिया कि डीएनए दरअसल आनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन जीन जो है वो आनुवांशिक की क्या है बच्चे? इकाई है, यूनिट है। क्लियर हो चुका आपको? अच्छा, अब देखो केंद्रक क्या करता है कि कोशिका के अंदर होने वाली सभी मेटाबॉलिक एक्शन और रासायनिक क्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है, यहां फिर सभी बच्चे याद रखिएगा कि केंद्रक कोशिका के अंदर होने वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चे, केंद्रक कोशिका के अंदर होने वाली, केंद्रक कोशिका के अंदर होने वाली सभी उपापचयी क्रिया, सभी उपापचयी, जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है बच्चे, सभी उपापचयी क्रिया एवं सभी उपापचयी क्रिया एवं रासायनिक क्रिया को नियंत्रित करती है, एवं रासायनिक क्रिया को क्या करती है? नियंत्रित करती है। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो केंद्रक ही है जो क्या करती है? कोशिका के अंदर होने वाली उपापचयी क्रिया को और रासायनिक क्रिया को, दोनों को क्या करती है? नियंत्रित करती है। यहां तक आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है? ठीक है, चलिए बच्चे अब एक बात और आपको समझना है कि प्रोटीन का जब संश्लेषण होता है तो उसके लिए जो हमें आरएनए चाहिए वो केंद्रक ही देता है। स्पष्ट है? देखिए ऐसे ही हमें भीतर के प्रश्नों को जानना है जो हमसे छूट जाते हैं या ऐसे प्रश्न आते हैं तो हमें परेशान करते हैं। याद रखिएगा कि फिर ये केंद्रक क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरएनए उत्पन्न करता है। ठीक है, फिर याद रखना है बच्चे कि केंद्रक प्रोटीन संश्लेषण के लिए, केंद्रक प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरएनए उत्पन्न करता है, आरएनए उत्पन्न करता है। पूरी बात समझ में आ गई? चलिए, तो अब हमने ये भी देख लिया कि ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरएनए भी उत्पन्न करता है। अच्छा बच्चे, अब अगर हम केंद्रक के अंदर जाएं तो केंद्रक के अंदर एक छोटी गोलाकार अंडाकार रचना पाई जाती है जिसे हम केंद्रिका कहते हैं। ठीक है, यहां सभी बच्चे केयर कीजिएगा कि केंद्रक के अंदर, अब हम केंद्रक के अंदर हैं। क्लियर है? केंद्रक के अंदर एक छोटी सी गोलाकार या अंडाकार, समझते चलिए बच्चे, केंद्रक के अंदर एक छोटी सी गोलाकार या अंडाकार रचना पाई जाती है, जिसे केंद्रिका कहते हैं। हम जिसे क्या कहते हैं बच्चे? केंद्रिका कहते हैं। क्लियर है? यानी केंद्रक के भीतर क्या है? केंद्रिका है। यानी कि बच्चे केंद्रक के अंदर एक छोटी सी गोलाकार या अंडाकार रचना पाई जाती है और इसी रचना को क्या कहा गया है? केंद्रिका कहा गया है, न्यूक्लियोलस। केंद्रिका को हम क्या कहते हैं बच्चे? यहां केयर कीजिएगा, न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो केंद्रिका पाई जाती है। अब जो केंद्रिका है बच्चे, उसी में आरएनए का संश्लेषण होता है। पूरी बात समझ में आ गई? तो अब यहां पर इस बात को याद रखिएगा कि केंद्रिका में आरएनए का संश्लेषण होता है। केंद्रिका में ही क्या होता है बच्चे? आरएनए का संश्लेषण होता है। तो यह भी महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि केंद्रक में कहां आरएनए का संश्लेषण होता है, तो आप क्या कहेंगे कि केंद्रिका के भीतर ही क्या होता है बच्चे? आरएनए का संश्लेषण होता है। और एक बात याद रखिएगा कि ये जो केंद्रिका है यही कोशिका विभाजन में क्या करती है? सहायता करती है। स्पष्ट है बच्चे? तो केंद्रक के अंदर केंद्रिका है, केंद्रिका आरएनए का संश्लेषण करती है और यही जो केंद्रिका है बच्चे, ये क्या करती है? जब कोशिका का विभाजन होता है तो उसमें ये विशेष महत्व रखती है, ये अपनी क्या करती है? सहायता देती है। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई है? सभी बच्चे इसे उतार लीजिए, फिर मैं मिटाऊं, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
लिख लिया सही बच्चों ने? मैं मिटा दूं फिर? चलिए मिटा देता हूं। तो अभी तक हमने यहां तक तो सीख लिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या केंद्रक की खूबी है जो महत्वपूर्ण है और जहां से हमारे प्रश्न आने के चांसेस हैं। याद रखिए यूपीएससी हो या क्लर्क लेवल का पेपर हो, साइंस से प्रश्न भी ऐसे भी ज्यादा आते हैं, तो हमें अच्छे से सभी चीजों को कवर करना है। पूरी बात समझ में आ चुकी है? चलिए अब यहाँ एक बात सभी बच्चे याद रखिएगा कि जब कोशिका विभाजन का वक्त होता है तब गुणसूत्र आपको स्पष्ट दिखाई देते हैं। क्लियर है? यहाँ सभी बच्चे केयर कीजिए कि कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय जो गुणसूत्र है क्रोमोसोम, अभी मैंने आपको सिखाया, अभी जस्ट बताया था गुणसूत्र कैसे दिखा। तो याद रखिएगा कि कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम जो है बच्चे, गुणसूत्र जो है वो स्पष्ट दिखाई देते हैं, वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। क्लियर है? तो यानी कि जब कोशिका विभाजन का वक्त आया तब हमें क्रोमोसोम क्या है स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अच्छा, सामान्यतः बच्चे गुणसूत्र जो होते हैं वो बेलनाकार होते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि सामान्यतः ये देखा गया है, सामान्यतः गुणसूत्र बेलनाकार होता है। गुणसूत्र बच्चे क्रोमोसोम, ठीक है, सामान्यतः गुणसूत्र कैसे होता है? बेलनाकार होता है, बेलनाकार होता है। क्लियर है? तो ये आपको याद रखिएगा कि जनरली सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि जो गुणसूत्र होता है वो किस आकार का होता है बच्चे? तो वो बेलनाकार होता है। चलिए अब जरा यहाँ गुणसूत्र के भागों की बात करते हैं। सभी लोग याद रखेंगे कि गुणसूत्र के 3 भाग होते हैं। अब यहाँ हम गुणसूत्र को अच्छे से समझ ले बच्चे कि गुणसूत्र के 3 भाग होते हैं। गुणसूत्र के 3 भाग होते हैं, ठीक है। चलिए तीनों भाग कौन कौन से हैं? तो बच्चे जो पहला भाग होता है हम उसे कहते हैं पेलिकल। क्या कहते हैं बच्चे? पेलिकल। ये देखिए पहला भाग है पेलिकल। स्पष्ट है? पेलिकल। अब देखिए पेलिकल क्या है? तो ये गुणसूत्र का बच्चे सबसे बाहरी आवरण है। पेलिकल के लिए याद रखिएगा कि यह गुणसूत्र का सबसे बाहरी कवर है, आवरण है। क्लियर है बच्चे? तो ये भी देख लिया कि जो पेलिकल है वो गुणसूत्र का सबसे बाहरी कवर है, सबसे बाहरी आवरण है, उसे हम क्या कहते हैं? पेलिकल कहते हैं। ठीक। अच्छा, पेलिकल के बाद अगला भाग क्या है बच्चे? अगला भाग है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। अब जरा जान लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। तो बच्चे मैट्रिक्स जो है वो पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग है, यानी सबसे बाहरी आवरण को आपने पेलिकल कहा। अब मैट्रिक्स क्या है? तो मैट्रिक्स के लिए कहेंगे कि ये पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग है। स्पष्ट है? यानी सबसे बाहर पेलिकल है और पेलिकल जिसको घेर रहा है अंदर, वो क्या हो गया बच्चे? हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे मैट्रिक्स। तो आपने दो देखा, पेलिकल और मैट्रिक्स। अब अगला भाग है बच्चे क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स। नाउ क्रोमेटिड्स। क्लियर है? भूलेंगे नहीं, गुणसूत्र के 3 भाग हैं, हम तीनों भाग को समझना चाह रहे हैं बच्चे। पहले क्या हमें मिला? पेलिकल। पेलिकल के बाद क्या मिला? मैट्रिक्स, जो पेलिकल से घिरा हुआ भाग है। अब क्या है? क्रोमेटिड। अब क्रोमेटिड के बारे में एक बात याद रखिएगा बच्चे कि गुणसूत्र की पूरी लंबाई में 2 समानांतर कुंडलित धागों के समान रचना होती है। ठीक है, ये देखिए कहा जाता है कि गुणसूत्र की पूरी लंबाई में, गुणसूत्र की पूरी लंबाई में, पूरी लंबाई की बात हो रही है बच्चे, ठीक है। गुणसूत्र की पूरी लंबाई में 2 समानांतर कुंडलित धागे जैसी रचना होती है। धागे जैसी क्या होती है?
रचना होती है। ठीक है, इस बात को याद रखना है कि क्रोमेटिड्स में क्या है बच्चे, गुणसूत्र की अगर आप पूरी लंबाई देखें तो पूरी लंबाई में 2 समानांतर कुंडलित धागे जैसी रचना होती है। क्लियर है बच्चे, पूरी लंबाई में 2 समानांतर कुंडलित धागों के समान रचना होती है। और ये जो रचना है बच्चे, ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। फिर याद रखिएगा कि ये जो क्रोमोटिड है बच्चे, यह किससे बना है, यह डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन से बना है। कौन सा प्रोटीन है बच्चे, ये है हिस्टोन प्रोटीन से बना है, डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन से बना है। तो हमने ये भी देख लिया कि जो क्रोमेटिड्स है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से क्या हुआ है, बना हुआ है। क्लियर है। अच्छा, गुणसूत्र के ये जो दोनों क्रोमेटिड है बच्चे, क्लियर है, गुणसूत्र के जो दोनों क्रोमेटिड है वो एक स्थान पर जहां मिलते हैं वो सेंट्रोमियर है। क्या है बच्चे, सेंट्रोमियर। अब यहां देखिए, गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड एक स्थान पर सेंट्रोमियर, क्या बच्चे, सेंट्रोमियर में मिलते हैं, सेंट्रोमियर में मिलते हैं। क्लियर हो गया। यानी ये जो दोनों धागे जैसी रचना है, ठीक है, तो ये गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड बच्चे जिस स्थान पर मिल रहे हैं वो क्या है, सेंट्रोमियर। तो भूलना नहीं है कि एक स्थान पर दोनों जो मिल रहे हैं वो क्या है, सेंट्रोमियर है। क्लियर है। तो सेंट्रोमियर स्थान पर दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में मिलते हैं। अब ये जो सेंट्रोमियर है बच्चे, ये गुणसूत्र का आकार निश्चित करता है। याद रखिएगा कि ये जो सेंट्रोमियर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहां लिख दिया कि सेंट्रोमियर गुणसूत्र का आकार निश्चित करता है, गुणसूत्र का आकार निश्चित करता है। क्लियर है। तो याद रखिएगा कि जो सेंट्रोमियर है बच्चे वो गुणसूत्र का क्या करता है, आकार निश्चित करता है, क्योंकि सेंट्रोमियर में ही बच्चे ये गुणसूत्र क्या है, आपस में आकर के मिलते हैं। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई है। चलिए, तब हमने देख लिया कि सेंट्रोमियर में ही बच्चे, सेंट्रोमियर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या करता है, जो गुणसूत्र हैं, क्रोमोसोम है, उनका आकार क्या करता है बच्चे, निश्चित करता है। क्लियर हो गया। तो चलिए, यहां तक तो हमने चीजों को सीखा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ठीक है, सेंट्रोमियर गुणसूत्र का क्या कर रहा है, आकार निश्चित कर रहा है। यहां सभी बच्चों ने लिख लिया है। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा कि सेंट्रोमियर के कारण ही गुणसूत्र 2 भागों में विभाजित होता है। फिर याद रखिएगा बच्चे कि सेंट्रोमियर के कारण ही गुणसूत्र 2 भागों में, सेंट्रोमियर के कारण ही गुणसूत्र 2 भागों में विभाजित होता है, 2 भागों में विभाजित होता है। क्लियर है। तो हमने देखा कि सेंट्रोमियर के कारण ही गुणसूत्र 2 भागों में क्या हो रहा है बच्चे, विभाजित होता है। तो जो गुणसूत्र 2 भागों में विभाजित होता है तो इसके भाग को हम बाहु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, बाहु कहते हैं, आर्म कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि जहां दोनों मिलते हैं वो सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर गुणसूत्र के आकार को निश्चित करता है और यही सेंट्रोमियर के कारण ही बच्चे जो गुणसूत्र हैं ये 2 भागों में क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। क्लियर है। अच्छा, ये जो 2 भागों में विभाजित होते हैं बच्चे, तो इनके भाग को हम क्या कहते हैं, तो इनके भाग को बाहु कहा जाता है। देखिए, मैं यहां लिख देता हूं बच्चे कि ये जो 2 भाग में विभाजित होते हैं तो भाग को हम क्या कहते हैं, बाहु कहते हैं, यानी आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, बाहु कहते हैं, आर्म कहते हैं। ठीक है। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि 2 भागों में विभाजित होता है, जिसे हम बाहु कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, आर्म कहते हैं। यहां तक आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, चलिए मैं मिटाऊं इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, यहां पर बच्चे हमने हर एक चीज को बखूबी सीखा। देखिए, यहां से अच्छे से कवर करेंगे तो प्रश्न नहीं फंसेंगे, आप प्रश्न को निकाल लेंगे। ठीक है।
अच्छा ना, अब एक बात यहां सभी बच्चे याद रखिए, कहा गया है कि जो गुणसूत्र है, स्पष्ट है, उसका जो शीर्ष भाग है वो क्या कहलाता है। बच्चे इस बात को भी याद रखिएगा कि गुणसूत्र का जो शीर्ष भाग है, गुणसूत्र का शीर्ष भाग, ठीक है, शीर्ष भाग वो कहलाता है बच्चे टेलोमियर। क्या कहते हैं? टेलोमियर। टेलोमियर कहलाता है। क्लियर है? तो हमने देखा कि जो गुणसूत्र का शीर्ष भाग है हम उसे ही क्या कहते हैं? टेलोमियर कहते हैं। तो यहां पर हमने बच्चे क्या किया कि गुणसूत्र के 3 भाग को आपने बखूबी सीख लिया, और यह भी अब देख लिया कि गुणसूत्र के ही बच्चे जो शीर्ष भाग है हम उसे क्या कह देते हैं? हम उसे कह देते हैं टेलोमियर। अच्छा, अब एक बात याद रखिए, प्रत्येक जीव में, चाहे पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं बच्चे, सब में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। ठीक है, जरा इस बात को भी समझिएगा कि प्रत्येक जीव में क्रोमोसोम यानी कि बच्चे गुणसूत्र, क्लियर है, क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है। सोम की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। क्लियर है? तो हमने देखा कि जितने भी जीव हैं सब में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। तो जरा बच्चे यहाँ पर कुछ जीवों का एग्जाम्पल ले लेते हैं, पता चले कि भाई किसमें क्या है। तो जैसे बच्चे मान लीजिए, अगर मैं पहले मानव की बात करूं तो मानव में कितने हैं? 46। क्लियर है? उसी तरह बच्चे ड्रोसोफिला की अगर बात की जाए, ड्रोसोफिला, तो जो ड्रोसोफिला है उसमें कितना? 8। मक्का की अगर बात की जाए तो मक्का में 20। उसी तरह बच्चे टमाटर में 24। देख रहे हैं अलग अलग हो रहा है। अच्छा, आलू, पोटैटो की अगर बात करेंगे तो आलू में कितने हैं? 48 हैं। तो याद रखिएगा कि सभी जीवों में अपने अपने क्रोमोसोम हैं, लेकिन प्रत्येक जीवों में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो संख्या निश्चित होती है बच्चे। ठीक है, वो संख्या देखिए वेरिएबल नहीं होती। तो ये कुछ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, खासकर मानव तो जरूर याद रखिएगा कि मानव में कुल कितने क्रोमोसोम है? 46। अच्छा, अब बच्चे याद रखिएगा ये जो गुणसूत्र होते हैं सदा जोड़े में होते हैं। ठीक है, इस बात को भी हमें याद रखना है कि जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र सदा जोड़े में होते हैं। ठीक है, तो गुणसूत्र सदा किस में होते हैं बच्चे? जोड़े में होते हैं, पेयर में होते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब अगर मान लीजिए सदा जोड़े में होते हैं और समान होते हैं, इसलिए इन्हें समजात गुणसूत्र भी कहते हैं। जोड़े में होते हैं, अच्छा, फिर गुणसूत्र सदा जोड़े में होते हैं और जोड़े में होने के साथ क्या होते हैं बच्चे? समान होते हैं। ठीक है, अतः इन्हें समान होते हैं, अतः इन्हें समजात, देख रहे बच्चे, समजात गुणसूत्र भी कहते हैं। समजात गुणसूत्र भी कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई है? तो याद रखिएगा कि गुणसूत्र सदा जोड़े में होते हैं, समान होते हैं, इसीलिए हम इन्हें समजात गुणसूत्र, होमोलोगस गुणसूत्र भी कहते हैं। क्लियर है बच्चे यहां पर? अच्छा, अब एक बात क्लियर कीजिएगा कि मान लीजिए ऐसी कोशिका का गुणसूत्र समूह जिसमें सब समजात गुणसूत्र हैं, आप उसको डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा बच्चे कि ऐसी कोशिका के, क्लियर है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कि ऐसी कोशिका के जो समूह है, ठीक है, गुणसूत्र समूह है जिसमें सब समजात गुणसूत्र होते हैं, हम उसी को द्विगुणित कहते हैं, डिप्लॉइड कहते हैं। यहां तक आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है ना? यहां बच्चे हमने कोशिका के सारे भाग को बखूबी सीख लिया, अब यहां हमारा कुछ भी नहीं बचा। स्पष्ट है? अब जब हमने कोशिका के सारे भाग को सीखा तो बच्चे हमने ये देखा कि कुछ कोशिकाएं जंतु कोशिका में है,
कुछ कोशिकाएं पादप कोशिका में, मतलब कुछ चीजें जंतु कोशिकाओं में हैं और कुछ चीजें क्या है, पादप कोशिकाओं में है। तो बच्चे अब हम क्या करेंगे कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों के अंतर को भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम तुरंत इन दोनों के अंतर को भी कर लेते हैं। जंतु कोशिका और पादप कोशिका के अंतर को जब हम सीख लेंगे तो उसके बाद हम अपने आप क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। थैंक यू क्लास।